देखो, हम लोगों ने जो ख्याति निकालने की पद्धतियां देखी थी, उसमें जो हमारी तीसरी पद्धति है वो है अधिक लाभ की पद्धति। तीसरी पद्धति का नाम क्या है? अधिक लाभ की पद्धति। अब देखो, इसका अगर तुम नाम अगर ध्यान से देखोगे तो नाम में क्या लिखा हुआ है? अधिक लाभ। ठीक है, तो ये नाम से ही इसका हमें फॉर्मूला सारा याद हो जाएगा। सिर्फ इसका नाम समझो, क्या लिखा है? अधिक लाभ। अब अधिक का मतलब क्या होता है? जब हम कैसे पता चलेगा कि अधिक हुआ है या कम हुआ है? जब हम किसी चीज से तुलना करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें अधिक मिला या कम मिला। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम जब पढ़ाई करते हो, जब एग्जाम की तैयारी करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में होता है कि मेरे 70% आ जाएंगे, मेरे 80% आ जाएंगे, या जिसका जो भी, मान लो कोई सोचता है कि मेरे 60% तो आ ही जाएंगे। ऐसा एक दिमाग में उनके होता है। एक इसको जो हम बोलते हैं, एक तरह से उम्मीद होती है कि मैं इतना तो क्रॉस कर ही लूंगा या इतना तो स्कोर कर ही लूंगा। फिर जब हमें मिलता है, जैसे कि मान लो अगर ये 70 वाले के अगर 75 आ गए, 80 वाले के 78 आ गए, 60 वाले के 65 आ गए, मान लो ये परसेंटेज आ गए, तो अब ये बता सकते हैं ना कि इनका कम आया या ज्यादा। जैसे ये बोलेगा कि भाई मेरे तो 5% अधिक आए, मेरे 2% कम आए, मेरे 5% अधिक आए। ये सब कब बता पाएंगे? जब इनके पास एक पुराना रिकॉर्ड होगा, मतलब इनके पास एक पुराना अंदाजा होगा, जो इन्होंने सोच के रखा था कि मुझे 70, 80 या 60% मिलेगा, और फिर जो इन्हें असली में मिला, यानी 75, 78 और 65। राइट, तो इस तरह की एक उम्मीद होगी और एक असली वाला होगा, तभी जाकर वो तुलना कर पाते हैं। तो अधिक लाभ का भी वही हमें करना है। जब हम ख्याति निकालेंगे तो इसमें भी सेम हमें करना है। एक हमें अंदाजा लगाना होगा कि क्या हम ऐसा इतना कमा सकते हैं, ठीक है, इतना कमा सकते हैं। फिर हम जब काम करेंगे तो हम असली में कमाएंगे, तो वो जितना हम उम्मीद किए थे उतने से और जितना हमने सच में कमाया, उनकी तुलना करके हम चेक करते हैं कि हमने क्या कमाया और हमारी ख्याति क्या है। तो इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो पूरा फॉर्मूला है, वो मैं वन बाय वन करके समझाता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग तुलना करते हैं। कैसी तुलना करते हैं वो देखो, एक एग्जांपल में देके समझाता हूं। ये ऐसी तुलना करते हैं, मान लो एक मिस्टर ए है, ठीक है, और एक मिस्टर बी है। मिस्टर जो बी है वो पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, पिछले 10 वर्ष से लगातार बिजनेस कर रहे हैं, और मार्केट में जो रेट चलता है, अब ध्यान से समझना, मिस्टर बी जो है वो कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं? 10 साल से। और मिस्टर ए जो है वो इस साल बिजनेस शुरू किया है, इन्होंने इन्होंने इस साल बिजनेस शुरू किया है। अब सिचुएशन क्या है कि मिस्टर बी जो है, उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया था। कितना रुपए लगाया था? 1 लाख रुपए लगाया। और ये हर महीने या समझो हर साल कम से कम 10,000 रुपए कमाते हैं। या यूं कहूं कि मार्केट में जो रेट है वो कितना है? 10% का है। अगर 1 लाख का 10% करोगे तो 10,000 आता है। तो इसको देखा देखी, यानी मिस्टर बी को देखा देखी, मिस्टर ए ने भी सेम सोचा कि इसका मतलब क्या है कि अगर इसको स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने से क्या पता चला कि अगर कोई 1 लाख रुपए लगाता है तो मार्केट में एक रेट है वो है 10%, यानी कि 10% के हिसाब से कम 10,000 रुपए तो कमा ही लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 लाख रुपए लगाता हूं, तो 2 लाख का 10% का मतलब मैं 20,000 तो कमा ही जाऊंगा। अगर मैं 3 लाख रुपए लगाऊंगा तो 30,000 तो कमा ही जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो लोग कमाते हैं वो है 10%। कम से कम 10% तो तुम कमा ही लोगे, ऐसा मार्केट में चल रहा है। तो ये एक तरह से इसमें हमें तुलना करना पड़ता है। तो अब इसका अगर पूरे फॉर्मेट की हम बात करें, तो पूरा फॉर्मेट क्या होगा वो देखो। ये मैं एग्जांपल यहाँ पे अभी रहने देता हूं, ये तुम्हें समझने में आसानी होगी। देखो, पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, बाद में मैं किताबी भाषा में लिखूंगा, जो किताबी भाषा में दिया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें ये जानना है कि कितना पैसा लगाया है। क्या जानना है? कितना पैसा लगाया है, ठीक है। तो ये जो कितना पैसा लगाया है, मतलब जैसे इसने देखो कितना रुपए लगाया है? 1 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि कितनी उम्मीद है, यानी मार्केट में कितनी उम्मीद है कि हम इतना तो कमा ही लेंगे, लेकिन ये है परसेंटेज वाला, यानी कि ये जो तुम्हारा 10% है। फिर उसके बाद जो तीसरा है, सेम ही पॉइंट है, उम्मीद, लेकिन ये कौन सा होगा? रकम में। अब ये रकम कहां से आ गया वो समझो। ये जो मैंने यहाँ पे बोला कि कम से कम 10% तो कमा ही लेते हैं, तो 10% का मतलब यहाँ पे एक्चुअली में कितना होता है? 10,000 होता है। तो ये 10,000 तो क्या है? रकम में ही है ना। तो इसी वजह से मैंने कहा कि सबसे पहले ये देखना होगा कि कितना पैसा लगाया है, फिर ये देखना होगा कि मार्केट में उम्मीद क्या चलती है, मतलब क्या अंदाजा लगाते हैं कि इतना तो कमा लोगे। फिर उसके बाद उसका रकम निकालो कि
रुपए में कितना, ये तो परसेंटेज में होगा, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, रुपए में। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। उसके बाद अब हमें तुलना किससे करनी है, तुलना तो अपने आप से करनी कि जितना तुमने कमाया। तो अब जितना तुमने कमाया है उसको भी एक नाम देते हैं, और उसको नाम देते हैं औसत लाभ। क्या नाम देंगे उसको, औसत लाभ। या यूं कहो सिंपल भाषा में, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो सिंपल भाषा में मैं लिखता हूं असली में कितना कमाया, असली में कितना कमाया, यानी कि जो तुमने कमाया है वो तुम्हें बताना है। फिर उसके बाद अब तुलना करोगे, तो तुलना किसकी करोगे, जो तुमने सोचा था और जो तुमने कमाया। तुमने सोचा कितना था, ये वाला, कमाया तुमने कितना, ये वाला। इसका मतलब ये है कि तीसरा और चौथे का हमें क्या करना है, तीसरे और चौथे की हमें तुलना करना है। क्या करना है, हमें तुलना करना है। फिर हमें पता चलेगा कम कमाया कि ज्यादा कमाया। अगर कम कमाया तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि कम कमाने वालों की ख्याति कभी नहीं होती है। याद रखना, अगर तुम कम पैसे कमाते हो तो तुम्हारी ख्याति कभी नहीं होगी। ख्याति हमेशा उन्हीं की होती है जो ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो अगर मान लो ज्यादा कमाए तब ख्याति भी निकाल लेते हैं। तो ख्याति बराबर, इसमें फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसका, ख्याति बराबर जो तुमने ज्यादा कमाया, ज्यादा का मतलब यहाँ पे है अधिक लाभ, उसका खरीदी के वर्षों से क्या कर देना है, गुणा कर देना। किससे गुणा कर देना है, खरीदी के वर्षों, ठीक है, खरीदी के वर्षों से। अब यह है खरीदी के वर्षों की संख्या लिख देता हूं, ठीक है, चलो पूरा ही कंप्लीट कर देता हूं। खरीदी के वर्षों की संख्या, जैसा हमने पिछले सवालों में किया था खरीदी के वर्ष की संख्या, वैसे इसमें भी रहेगा खरीदी के वर्ष की संख्या। बस अंतर इतना है कि इसमें जो तुमने अधिक लाभ कमाया है उस अधिक लाभ के आधार पे तुम्हें खरीदी के वर्षों की संख्या से गुणा करना है। तो ये अगर तुम याद रखते हो तो तुम्हें फॉर्मेट याद करना आसान हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मैंने लिखा है कितना पैसा लगाया, फिर मैंने लिखा कि उम्मीद क्या है, फिर मैंने लिखा उम्मीद रकम में, फिर क्या लिखा असली में कितना कमाया, फिर पांचवा में लिखा तीसरे और चौथे की तुलना करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि ये तीसरे और चौथे की तुलना करना है। फिर अगर ज्यादा पैसे कमाए तो वो हो गया तुम्हारा अधिक लाभ। फिर उसके बेस पे तुम्हें क्या निकालनी है, ख्याति निकालनी है। अब हम किताबी भाषा में फॉर्मेट में चलते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो किताबी भाषा में फॉर्मेट जो मैं इसी के सामने लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद करने में थोड़ी आसानी रहे। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, कितना पैसा लगाया। लेकिन अगर हम किताबी भाषा में बोले तो कितना पैसा लगाया को बोला जाता है विनियोजित पूंजी। क्या बोला जाता है, विनियोजित पूंजी। मतलब कितना पैसा तुमने विनियोग किया है, ठीक है। याद रखना कि कितना पैसा लगाया का मतलब होता है विनियोजित पूंजी। और विनियोजित पूंजी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल संपत्ति माइनस कुल बाहरी दायित्व। इसमें से ये रकम माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा विनियोजित पूंजी, ठीक है। तुम्हें ये वाली रकम मिल जाएगी विनियोजित पूंजी। ये हमारा हो जाएगा पहला पॉइंट। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। तो दूसरा पॉइंट मैंने इसमें लिखा है उम्मीद, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, उम्मीद। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली उम्मीद नहीं लिख सकता कि किताबी भाषा में है, तो किताबी भाषा में वर्ड लिखा गया है अपेक्षित। क्या लिखा गया है, अपेक्षित। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। हाँ अब सही है, अपेक्षित मुआवजा का दर, ठीक है। क्या है, अपेक्षित मुआवजा का दर। अपेक्षित मुआवजा का दर का मतलब ये है कि जो तुम उम्मीद की हो, लोगों से अपेक्षा की हो कि भाई इतना पैसा लगाने पर इतना तो मिल ही जाएगा, यही है तुम्हारा अपेक्षित मुआवजा का दर। याद रखना है यहाँ पे हमें क्या लिखना है, दर। दर का मतलब है परसेंटेज, जो ज्यादातर तुम्हें सवाल में दिया होगा, ज्यादातर या सभी सवालों में तुम्हें परसेंटेज दिया होगा। तो ये हो गया तुम्हारा अपेक्षित मुआवजा का दर। फिर मैंने लिखा था उम्मीद रकम में, तो अभी यहाँ पे तो अपेक्षित मुआवजा का दर जो है वो रकम में लिखा, दर में लिखा है। तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रकम में भी लिखना पड़ेगा। तो रकम में कैसे लिखेंगे, तो रकम का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा तीसरा पॉइंट। फिर बात करते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है असली में कितना कमाया। तो असली में कितना कमाया उसके बदले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, औसत लाभ, क्योंकि हम अपने व्यवसाय का लाभ निकालते हैं उसके आधार पर तुलना होगी।
फिर नंबर 5 में मैंने लिखा था तीसरे और चौथे की तुलना करनी है। तीसरे और चौथे का मतलब ये है कि ये इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की जब तुलना करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी तुलना। देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे अधिक लाभ। क्या लिखेंगे, अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तुलना में क्या करना है, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। देखो मैंने वही किया ना, तीसरे और चौथे की तुलना किया है, बस अंतर इतना कि चौथे में से तीसरा मैंने माइनस किया। क्यों चौथे में से तीसरा माइनस किया, क्योंकि अधिक लाभ निकाल रहे हो ना, तो अधिक का मतलब क्या है कि तुमने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा कमा लिए हो, तो उससे ज्यादा कमा लिए हो मतलब ये वाला है कमा लिए हो, और सोचा कितना था ये वाला, तो सोचने वाला हमेशा कम होगा और असली में कमाने वाला हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए पहले इसको लिखा बाद में इसको लिखा। तो ये हो गया तुम्हारा 5वां पॉइंट। और जो छठा पॉइंट है वो सेम टू सेम ही है, कॉपी पेस्ट बस करना है। तो छठा पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं, बस यहाँ पे मैंने एरो बना दिया है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मेट। अब इसकी जो मैंने कहानी तुम्हें बताई है, ये कहानी मेन इंपॉर्टेंट या मेन किरदार है समझ लो इस पूरे सवाल का। इसका रीजन ये है कि हमारे जो आगे के 2 मेथड है वो सेम टू सेम इसी के ऊपर बेस है। मतलब ये है कि अगर यही 5 तुम्हें याद रहता है 6 पॉइंट, तो इसी के आधार पर तुम बाकी के 2 मेथड अपने आप सीख लोगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा वो हमें देखना होगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मुझे ख्याति निकालना है अधिक लाभ के आधार पर, तो सबसे पहले नाम को याद रखो। नाम क्या है इसका, अधिक लाभ। अधिक लाभ का मतलब होता है कि तुम किसी से तुलना करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अधिक कमाया या कम कमाया। सीधी सी बात है, जब हम तुलना करेंगे तभी हमें पता चलेगा। अब सवाल है सर ये तुलना किससे करनी है, तुलना तो तुम बाहर जाके करोगे नहीं, बस तुम्हें ये देखना है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या उम्मीद है। जैसे देखो लोग बोलते हैं ना कि बैंक में इतना पैसा जमा करेगा तो कम से कम 5% का ब्याज मिल ही जाता है, ठीक है, किसी को देगा तो कम से कम 2% ब्याज मिल जाता है। ये ऐसे एक तरह की उम्मीद होती है ना, भाई इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, वो वाली बात होती है। तुम अपने दम पर कितना कमा लोगे वो तुम्हारा असली वाला होगा। अब वही बात इसमें याद रखनी है। तो क्या क्या पॉइंट आता है वो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो कितना पैसा लगाया। क्या पहला पॉइंट होगा, कितना पैसा लगाया, जिसको हम बोलेंगे विनियोजित पूंजी। दूसरा मैंने कहा कि क्या उम्मीद है, मतलब ये जो पैसा लगाया है इस पैसे पे कितना कमाने की उम्मीद, यानी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो मार्केट के रेट को हम बोलते हैं अपेक्षित मुआवजा का दर। क्या बोलते हैं, अपेक्षित मुआवजा का दर। उसके बाद अब इसी रेट के आधार पे तुमने कितना कमाया, तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है अपेक्षित लाभ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। ये कैसे हुआ, देखो जितना पैसा तुमने लगाया है, जो तुम्हारी उम्मीद है, इन्हीं दोनों के आधार पर पता चलेगा कि तुम कितना कमा सकते हो। ये क्या है, तुम कितना कमा सकते हो, लेकिन तुमने असली में कितना कमाया, ये है तुम्हारा चौथा पॉइंट। और असली का मतलब ये तुम्हारे व्यवसाय का औसत लाभ, ठीक है। असली में जो तुमने कमाया वो क्या है, तुम्हारे व्यवसाय का औसत लाभ है। फिर 5वां आ गया तुम्हारा तुलना का। तो तुलना कैसे करना है, तो अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। और लास्ट का है तुम्हारा ख्याति, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट तुम्हें याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिख लेना एक बार। बाकी तुम्हें अगर याद हो जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जैसे याद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये स्टोरी एक बार दिमाग में रखने की कोशिश करना, हो सकता है तुम्हारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मेट। अब एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी तुम ये वाले सवाल शुरू करते हो, चाहे अधिक लाभ का हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा लाभ का पूंजीकरण हो या चाहे अधिक लाभ का पूंजीकरण हो, तो एक चीज याद रखना, सवाल शुरू करने से पहले पूरा फॉर्मेट लिख दिया करना। एक पेज में पूरा फॉर्मेट लिख दिया करना, दूसरे पेज में तुम्हारी गणना हो जाएगी। कैसे होगा मैं वो तुम्हें एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन उसके लिए पहले हम सवाल पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है सवाल नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करते हैं, फिर मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ कि तुम्हें सवाल कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं खुद से सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसलिए किताब पे ध्यान नहीं देना। किताब में भले आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं जो बोलूंगा जो बताऊंगा उसको थोड़ा सुनना, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो सवाल में लिखा है, प्रतिभा और पुष्पा एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वे अपने लाभानी वितरण का प्रमाण जो 3:2 था उसे बदलकर 1:1 करना चाहते हैं। सवाल में क्या लिखा है कि उनके लाभानी का कितना अनुपात है, 3:2, जिसे वो बदल के करना चाहते हैं 1:1। तो ये हमें सिर्फ इसलिए दिया रहता है ताकि हमें पता चले कि क्यों परिवर्तन किया जा रहा है, क्यों ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आगे लिखा भी है,
इसलिए साझेदारी पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन करने का निश्चित किया। ओके, अब आगे क्या है, साझेदारी पेढ़ी के लाभ संबंधी तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला कौन सा मेथड है, तो अधिक लाभ की है, क्लियर है, और कितने वर्ष का है, तो 3 वर्ष की खरीदी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये दोनों सबसे पहले टिक कर लिया करो पेंसिल से। अब हमें पता चल गया कि अधिक लाभ के आधार पर निकालना है, तो अधिक लाभ के आधार पर जब निकालना है तो उसका 5-6 पॉइंट है, तो फटाफट वो 6 पॉइंट हम लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख दूंगा तो तुम समझ जाना। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका विनियोजित पूंजी, तो मैं वी पूंजी लिख देता हूं। ठीक है, और विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संपत्ति माइनस कुल बाहरी दायित्व। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है विनियोजित पूंजी का। फिर दूसरा पॉइंट है अपेक्षित मुआवजा का दर। ये कैसे दिया रहेगा, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ऐसे फॉर्मेट में लिख दो। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका, अपेक्षित लाभ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। उसके बाद अगला पॉइंट पे पढ़ते हैं, तो चौथा नंबर आपका क्या है, औसत लाभ। क्या है, औसत लाभ। अब औसत लाभ जैसे जानकारी सवाल में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा, इसमें इसलिए इसको कुछ नहीं लिखते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर है आपका अधिक लाभ। पांचवा नंबर क्या है, अधिक लाभ। और इसके मैंने क्या बोला था, तीसरे और चौथे की तुलना करनी है, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए पहले क्या लिखना है, तो पहले लिखना है औसत लाभ। पहले क्या लिखना है, औसत लाभ। फिर उसमें से माइनस करना है अपेक्षित लाभ। फिर आ गया तुम्हारा छठा पॉइंट, तो वो छठा पॉइंट थोड़ा नीचे लिखता हूं, और यहाँ पे आ गया ख्याति। इस तरह से तुम्हारा एक पेज में पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष, खरीदी के वर्ष। अब हमें सिर्फ सवाल में से एक एक जानकारी पढ़नी और लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है विनियोजित पूंजी, जिसका फॉर्मूला है कुल संपत्ति माइनस कुल बाहरी दायित्व। तो सवाल में चलो और देखो क्या कुल संपत्ति और कुल बाहरी दायित्व दिया है, तो हाँ, अगर सवाल में यहाँ पर देखोगे तो देखो कुल संपत्ति दिया है तुम्हें, और यहाँ पे दायित्व दिया है। तो संपत्ति और दायित्व अगर तुम्हें दिया है तो बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाके प्लस या माइनस करना है। तो संपत्ति कितना दिया हुआ है, संपत्ति तुम्हें दिया हुआ है 12 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है, 12 लाख रुपए। और दायित्व दिया हुआ है तुम्हें 4 लाख रुपए। अब इसको अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 8 लाख रुपए। तो इस तरह से साइड में ऐसे रकम लिख देना। ओके, तो ये आगे आ गया तुम्हारा, साइड में लिखना चाहो तो साइड में लिखना, नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिखना, कोई दिक्कत नहीं, बस ब्रैकेट लगा देना ताकि क्लियरली दिखाई दे। फिर बात करते हैं दूसरा, अपेक्षित मुआवजा का दर। तो अपेक्षित मुआवजा का दर की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 10%। तो यहाँ पे मैं 10% लिख देता हूँ। फिर तीसरा होता है अपेक्षित लाभ। इसका फॉर्मूला क्या है, विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो विनियोजित पूंजी अपना कितना है, 8 लाख रुपए है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 लाख गुणे कितना है, 10%। तो 8 लाख गुणे 10% करोगे तो ये हो जाएगा 80,000 रुपए। तो ये मिल गया अपना दूसरा पॉइंट अपेक्षित लाभ, तो वो मैंने लिख दिया। फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट है औसत लाभ। तो औसत लाभ कैसे निकालोगे, सवाल में जैसी जानकारी दी होगी उसके आधार पे। तो चलते हैं सवाल में जानकारी देखते हैं। तो सवाल में अगर जानकारी देखोगे तो वास्तव में लाभ, देखो मैंने लिखा था ना असली में लाभ, और यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तव में लाभ, देखो दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब लाभ कैसे दिया वो देखो, तो 2014, 15, 15, 16, 16, 17 3 साल का दिया है, 1,30,000, 1,10,000 और 1,20,000। अगर सवाल में ध्यान से देखो तो लाभ लगातार बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि लगातार लाभ बढ़ता तो हम लगाते भारित लाभ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लाभ देखो यहाँ घटा फिर बढ़ा, तो हम लगाएंगे नॉर्मल औसत। तो नॉर्मल औसत क्या होता है वो देखो, तो यहाँ पे हम चलते हैं और औसत लाभ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे मेरे जगह है तो मैं लगा दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे नीचे चलोगे, मतलब जो तुम्हारा पेज होगा उसके सेकंड वाले पेज पे, और यहाँ पे लिखोगे औसत लाभ। ठीक है, क्या करोगे, औसत लाभ। यहाँ पे लिख सकते हो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1।
ताकि एग्जामिनर को या जो भी तुम कभी भी रिवाइज करोगे तुम्हें पता चल जाए कि इसका सॉल्यूशन नोट नंबर 1 में है। और यहाँ पे भी लिख दोगे नोट नंबर 1। ऐसा ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा गुस्सा है। पहले तो मेरा देख क्या हुआ? हाँ, कोई दिक्कत? ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करूं। देखो तुम्हें पता है डिस्टर्ब होता है तो माइक ऑन नहीं किया करो। चलो अब तो हो गया जो होना था, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नोट नंबर 1 औसत लाभ। अब औसत लाभ कैसे निकालना है? लगातार घट बढ़ वाला टाइप का नहीं है तो हम डायरेक्ट, सॉरी लगातार घट बढ़ रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे है होगा 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3। अब इन तीनों का जब तुम टोटल करोगे तो इन तीनों का जो टोटल है वो आएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1,20,000। इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा औसत लाभ 1,20,000। अब बस यहाँ पे तुम्हें चल के सामने लिख देना है 1,20,000 रुपए। तो ये मिल गया तुम्हारा चौथा पॉइंट। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है? यहाँ पे 1,20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे लिख देता हूँ, रुक जाओ ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 1,20,000। अभी देखो, अभी हमारा अगला पॉइंट है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो औसत लाभ हमारे पास कितना है? औसत लाभ है हमारे पास 1,20,000 और माइनस अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ कितना है? 80,000। तो 1,20,000 माइनस 80,000 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हें 40,000 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 40,000 रुपए। उसके बाद तुम्हें करना क्या है? बस यहाँ पे जो रकम आएगी 40,000 रुपए, उसका तुम्हें खरीदी के वर्ष से गुणा करना है। तो खरीदी के वर्ष हम सवाल में चलते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो खरीदी के वर्ष अगर देखोगे तो सवाल में लिखा हुआ है 3 साल। ठीक है, कितना दिया हुआ है सवाल में? 3 साल। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 साल से। तो यहाँ पे 40,000 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपए। ये आ गया तुम्हारा ख्याति। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है? ख्याति की गणना करनी है। तो अब इस सवाल में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो देखो, अभी इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे सवाल का जो भी रकम का जो मेन आंसर है वो एकदम देखो साइड में हो गया है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जो एग्जामिनर होता है उनको यही आंसर देखना होता है, वो यही चेक करते हैं क्योंकि उन्हें पता है फॉर्मेट तो बच्चे रट्टा मार लेते हैं, तो ये वो चेक करते हैं। और अगर हमारा सवाल देखोगे जो बुक में किया गया है तो उसमें देखो ऐसे ब्रैकेट बना के किया गया है। देखो मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया लेकिन मेरा तरीका सेम हो गया कि ये रकम मैंने एकदम साइड में लिखा है। तो तुम भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना। अगर तुम चाहो तो इसमें 2 लाइन खींच के ब्रैकेट बना देना, या चाहो तो बस ऐसे ही साइड में लिख देना। ठीक है, मेन क्या है? बस क्लियर चीज दिखना चाहिए। जो भी आंसर है तुम्हारा, जो भी सॉल्यूशन तुमने किया, जो भी गणना किया है, वो तुम्हें क्लियर दिखना चाहिए ताकि सामने वाला भी समझ सके। ओके, तो इसको एक बार अच्छे से लिख लो। और आज मैं सिर्फ एक ही मेथड करवा रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा मेथड है वो भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 2 मेथड एक साथ करवाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लो। इसका एक क्वेश्चन में होमवर्क भेज देता हूँ, वो सॉल्व कर लेना। कल हम लोग सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी को अगर कोई अब डाउट है तो पूछ लो। हाँ, देखो अभी जो एक डाउट है उस डाउट के अकॉर्डिंग ध्यान से सुना। क्या डाउट था? डाउट ये था कि अगर सर ये अधिक लाभ जो है वो हमारा माइनस में आ जाए। माइनस में क्यों आएगा? जरूरी नहीं है ऐसा हर बार कि हम जितना उम्मीद किए थे, ध्यान से समझना, जरूरी नहीं हर बार कि जितना हम उम्मीद किए हो उससे ज्यादा ही कमाएं। ये बात सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब हम ख्याति का मतलब ही क्या होता है? तो ख्याति का मतलब ही होता है कि जब अपेक्षित लाभ से तुम अधिक कमाओ। अभी 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें इसका ये ख्याति का मैं तुम्हें परिभाषा दिखाता हूँ। 1 मिनट, हाँ रुक जाओ, बस ये स्क्रीन ऊपर लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें परिभाषा दिखाता हूँ किताब में जो लिखा गया है। ये देखो, यहाँ पे जो परिभाषा लिखा गया है, अगर ध्यान से देखो, ये जो सेकंड वाला है, ये देखो लिखा है कि नहीं? अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की धंधा की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति के रूप में पहचानते हैं। मतलब ख्याति का मतलब ही क्या होता है कि जब तुम अपेक्षित लाभ से अधिक कमाओगे और जब तुम अपेक्षित लाभ से ज्यादा नहीं कमा रहे हो, यानी कि रकम जब तुम्हारा माइनस में आ जा रहा है, तो जब रकम माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी तो ख्याति ही नहीं है।
याद रखना ये पॉइंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद क्या रखना है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर, एक मिनट, ये पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा, हाँ हो गया। अगर अधिक लाभ की रकम, अधिक लाभ की रकम माइनस में आए, माइनस में कब आएगा, जब जितना तुम सोचे थे उससे ज्यादा नहीं कमा पाए, तब तुम्हारा रकम माइनस में आएगा। तो अगर अधिक लाभ की रकम माइनस में आए तो उस पीढ़ी की ख्याति नहीं होगी, उस पीढ़ी की ख्याति नहीं होगी, क्योंकि परिभाषा में ही लिखा गया अपेक्षित लाभ से जब तुम अधिक कमाते हो तभी तुम्हारी ख्याति होगी। तो ये तुम्हें याद रखना है, मतलब 5वें पॉइंट के बाद तुम्हारा सवाल खत्म हो जाएगा, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी ख्याति नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और वेरी गुड, पूजा और लीजा दोनों साथ में ही हो तो सवाल पूछने के लिए, राइट। तो इन सब चीजों को अच्छे से याद रखना, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, और अगर ऐसे मन में सवाल आते हैं तो पूछा करो ताकि क्लियरिटी रहे तुम्हारे दिमाग में, ओके। और इसको नोट कर लेना, लिख देता हूं। हाँ चलो, दूसरा पॉइंट भी लिख लो, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या, अगर अधिक लाभ की रकम, अधिक लाभ 0 आए, तो 0 आए का मतलब ये हुआ कि ना तुम्हें औसत लाभ ज्यादा है ना तुम्हारा अपेक्षित लाभ ज्यादा है, तो उस पीढ़ी का भी ख्याति नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं, ख्याति नहीं होगा, ठीक है। ये दो बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, हमारे किताबों में ये लिखा गया, बहुत अंदर घुस घुस के पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो अच्छी बात है ये डाउट पूछ लिया ताकि तुम्हें ये दो चीजें क्लियर हो जाए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको नोट बना लेना, ओके। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।